जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए क्लास लेकर के हम लोग उपस्थित हो चुके हैं, जो कि साइंस के सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल भी आप लोग मिस ना करें, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस आपके एग्जाम से संबंधित पूछे जाएंगे, है ना। हर क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है, जिसका संकेत होता है He, हीलियम जो है वो कैसा तत्व है, सक्रिय है या फिर अक्रिय है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हीलियम होता है यह किसी से भी किसी तत्व के साथ क्रिया बिल्कुल नहीं करता है ना। तो जब क्रिया करेगा ही नहीं तो ये सक्रिय कैसे होगा, यह तो अक्रिय हो जाएगा। अक्रिय बोलिए या फिर निष्क्रिय बोलिए, है ना। अक्रिय बोलिए या फिर निष्क्रिय बोलिए, यानी जो हीलियम होता है निष्क्रिय तत्व होता है या फिर अक्रिय तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। जल, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जल का जो सूत्र होता है वो होता क्या है। जल का सूत्र जो होता है वो H2O होता है, और H के पास कितने परमाणु है, 2 है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 है। तो जाहिर सी बात है कि इसके जो अनुपात होंगे वो कितने हो सकते हैं, है ना। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है 2 है और ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या 1 है। तो यहाँ पर जो इनके परमाणु संख्याओं का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में नज़र आ रहे होंगे आपको। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 या फिर 8। ये भी सब आपको पता होगा कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आवर्त सारणी में जो इस प्रकार से रेखाएं खींची गई होती हैं वो आपको आवर्त बोले जाते हैं, है ना। और ये खड़ी लाइन जो होती है ये आपको वर्ग होती है। ये आपको याद रखना होगा, जो खड़ी लाइन होती है वो आपको वर्ग बोली जाती है ना। और जो ऐसे पट लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा, है ना। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 7 होती है। अगला प्रश्न आया है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है। यहाँ पर देखना है जो OH है इसका क्रियाशील मूलक जो है अल्कोहल है या फिर कीटोन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षा की दृष्टि से ये जो प्रश्न है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। OH जो होता है ना ये अल्कोहल का मूलक है। किसका क्रियाशील मूलक है, ये अल्कोहल का। याद रखना है OH का क्रियाशील मूलक कौन है, तो अल्कोहल है, याद रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। अब देखना है प्रकृति में, पूरे प्रकृति की बात की जाती है। संयोजन क्रिया से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा या फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहेगा। तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 जो होता है ना ये पौधे ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो होता है ये छोड़ देते हैं। यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, जो हम लोग के सांस को छोड़ने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रहता है उसको पौधे जो होते हैं ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित कर देते हैं अपने अंदर से, यानी ऑक्सीजन को लोग बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया, ये प्रक्रिया सारी जो होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होती है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के वजह से ही ऑक्सीजन का संतुलन हमेशा प्रकृति में बना रहता है। ये भी पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न भी आ चुका है आपके स्क्रीन पे और देखना चाहेंगे हम लोग कि क्या इसमें कह रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में जब श्वसन की क्रिया होती है उस समय ATP जो उसमें उपस्थित रहता है टूटता है तो कितना ऊर्जा मुक्त होता है ये आपको बता देनी है। 30.5 किलो जूल प्रति मोल या फिर 305 किलो जूल प्रति मोल। तो जाहिर सी बात है कि 30.5 किलो जूल प्रति मोल, यानी पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कितनी होती है, 30.5 किलो जूल प्रति मोल
ऊर्जा मुक्त होती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। टोटल के टोटल पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर एक प्रश्न को बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, यहाँ पे कोष्ठ जो है ना, ये कभी कभी आपको विस्म देखने के लिए भी मिल सकता है। कोष्ठ की जगह पर आपको कभी कभी विस्म देखने के लिए मिल सकता है। तो कोष्ठ की संख्या पूछे या फिर विस्म की संख्या पूछे, ये दोनों को एक ही नाम होते हैं। तो ये कितने होते हैं, 4 और 8 होते हैं या फिर 4 होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4 होती है। नीलय है ना, हम नीलय लिख दे रहे हैं और अलिंद लिख दे रहे हैं। इसी से आप लोग समझ जाइएगा कि ये नीलय यानी दायां नीलय, बायां नीलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद, यानी नीलय भी 2 होता है दायां और बायां, और अलिंद भी 2 होता है दायां और बायां। यानी मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या जो होती है 4, दायां नीलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद। इसको देखते हैं। कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब जो होता है कितना होता है। प्रकुंचन दाब, संकुंचन नहीं बोला गया, प्रकुंचन दाब यहाँ पर जो होता है कितना होता है, 120 mmHg, 150 mmHg। तो प्रकुंचन जो होता है वो 120 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और संकुचन की जो बात आती है वो 80 होती है। कितनी होती है, 80। तो प्रकुंचन की जब भी बात आएगी 120 की तरफ आप लोग जाएंगे। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़ में होता है या फिर पत्तियों में। देखिए वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है, यानी वाष्प निकलने की प्रक्रिया जो होती है, पौधों में से वाष्प जो निकलने की प्रक्रिया होती है किससे होती है, तो ये पत्तियों से होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, न कि जड़ से। बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा पत्ती। यानी पत्ती ऐसा साधन है जिसमें पौधों में जो जल का भाग रहता है वो वाष्प के रूप में बन करके निकलता है, जिसको वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से यानी रक्त से अपोहन द्वारा पृथक करता है यानी अलग करता है। कौन सी विधि द्वारा, अपोहन द्वारा। अपोहन द्वारा अलग करता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कृत्रिम वृक्क है और किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा अलग करता है। ऑक्सीजन को करता है या फिर नाइट्रोजन को करता है। ऑक्सीजन को करेगा भाई, तो जाहिर सी बात है कि जान से हाथ धोना पड़ेगा, है ना। ये करता है आपको, ये नाइट्रोजन जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे रुधिर में यानी रक्त में जो उपस्थित रहते हैं नाइट्रोजन, इसको अपोहन के विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, अपोहन विधि द्वारा पृथक करता है यानी अलग कर देता है। जब कृत्रिम वृक्क यानी जिसको डायलिसिस बोला जाता है, रक्त की शुद्धता जिसको बोलते हैं, रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया डायलिसिस होती है ना। तो इस डायलिसिस प्रक्रिया के दौरान जब हमारे रक्त में नाइट्रोजन उपस्थित रहता है ना, इसको अपोहन विधि के द्वारा ये अलग कर देता है। यानी आपका सही और सटीक आंसर जो होगा वो नाइट्रोजन होगा। चलिए, ये सभी क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। हर सब्जेक्ट के वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे, हर सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हाँ, अगर यदि आप लोग मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे, है ना। हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर हर एक सब्जेक्ट के जो वीडियो हैं आपको टाइम से मिलते रहें और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।